अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और वीज़ा रिजेक्शन से बचना चाहते हैं तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं आप लोग करते हैं वो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। अगर आपने इनको कवर कर लिया तो आपकी वीज़ा रेशो मोर देन 95% हो सकती है। ये मैं कोई 7 ऐसी मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और कंसल्टेंट्स करते हैं जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। इसमें इन मिस्टेक्स की वजह से जो है वो आपकी वीज़ा रेशो काफ़ी कम हो जाती है। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। अगर आप किसी भी कंट्री का स्टडी वीज़ा या विजिट वीज़ा कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपके माइंड में स्टिल कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मेरी टीम आपको जो है वो रिप्लाई बैक करेगी। इसके अलावा अगर आप यूके या यूरोप का स्टडी वीज़ा करना चाहते हैं तो हमारी टीम से रब्ता करें। हमने काफ़ी स्टूडेंट्स को यूरोप के अंदर भेजा है विदाउट आइल्स और लो बजट के साथ। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें, जो सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका कंट्री सिलेक्शन है। ये मैं बार बार इस पर बहुत वीडियोज़ डाल चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इसको फोकस कर चुका हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने गलत कंट्री को चूज़ कर लिया तो उससे ना सिर्फ आपका पैसा वेस्ट होता है, आपकी मोटिवेशन वेस्ट होती है, आपका टाइम वेस्ट होता है और फिर आप डीमोटिवेट होके ये समझने लग जाते हैं कि मुझे तो वीज़ा मिल ही नहीं सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंट्री की सिलेक्शन है, उस कंट्री जहां पे आप जाना चाहते हैं। किसी भी ऐसे कंट्री की ख्वाहिश करना जिसके लिए आपकी प्रोफाइल एलिजिबल नहीं है तो उसको आपने चूज नहीं करना। ये शायद विजिट वीजे के लिए भी या स्टडी वीजे के लिए। मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ। इटली में ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन है, स्कॉलरशिप मिलता है। इटली की गवर्नमेंट आपको वापस स्कॉलरशिप देती है। सारी दुनिया से वहां पे स्टूडेंट जाते हैं। इटली में 99% स्टूडेंट्स को वीजा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। आपका एडमिशन आ जाता है लेकिन आप वीजा अपॉइंटमेंट के लिए फिर जगह जगह चक्कर लगाते हैं। एक नया बच्चे कमेंट कर रहे थे कि एक नए सिस्टम से जिसमें इटली से लॉयर को जो है वो हायर किया जाता है, वो आपकी अपॉइंटमेंट ले देता है। तो ऐसा केस बहुत कम अप्रूव हुए हैं जिसमें लॉयर ने आपको अपॉइंटमेंट लेके दी। इसमें भी आपके पैसे बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कंट्री को आपने सिलेक्ट नहीं करना। बैड वीजा रेशो भी कुछ कंट्रीज की बहुत ज्यादा है। अगर आप स्पेन की एम्बेसी को देखें तो ये बहुत ज्यादा प्रोसेस टाइम लगाती है। पोलैंड की एम्बेसी से वीजा रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, 99% है। तो ऐसे कंट्रीज को चूज नहीं करना। इस पे आपने डिटेल से वीडियो देखनी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐसे लिंक रखे हैं जिसमें मैं ऐसे कंट्रीज का बता रहा हूं जहां पे आपको वीजा मिलेगा और आपको वहां पे जाना चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वीक एंड इनकम्प्लीट फाइनेंशियल एविडेंस। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमने करोड़ों की बैंक स्टेटमेंट लगा दी है और एम्बेसी हमें जो है वो इसकी बेस पे वीजा दे देगी। एम्बेसी किन पॉइंट्स की बेस पे आपका वीजा रिजेक्ट करती है? जब आप एक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट, फ्रेश बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपका एक कंटिन्यूस लास्ट 3 to 6 मंथ, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। यूके के लिए आपको 28 डेज की मेच्योर बैंक स्टेटमेंट चाहिए और अगर यही आप यूरोप के लिए करते हैं तो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज 3 to 6 मंथ ओल्ड बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। बैंक स्टेटमेंट में आपका सोर्स ऑफ फंड बहुत क्लियर होना चाहिए। आपके पास पैसे कहां से आ रहे हैं, आप पैसे जो है वो क्या आपका बिजनेस है, क्या आपकी सैलरी, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका स्पॉन्सरशिप एफिडेविट और आपके मेंटेन्ड अकाउंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके अकाउंट में 70 लाख आ रहा है, 80 लाख आ रहा है और आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 500 रुपए है। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। अपने फाइनेंशियल एविडेंस को जब तक आप प्रॉपर इसकी जस्टिफाई ना करेंगे आपको जो है वो वीजा नहीं मिलेगा। और बहुत सारी एम्बेसीज फर्स्ट पॉइंट पे ही आपका फाइनेंशियल एविडेंस देखती हैं क्योंकि आप स्टडी वीजा के लिए जा रहे हैं या विजिट वीजा के लिए भी। इवन जब आपके पास प्रॉपर कोई बैलेंस ना हो या आपका अकाउंट बैलेंस ना हो तो आपका वीजा जो है वो रिफ्यूज कर दिया जाता है। तीसरी जो मेजर रीजन है वीजा रिजेक्शन की वो आपकी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका प्रॉपर वीजा फॉर्म फिल नहीं हुआ होता और आपके पासपोर्ट की प्रॉपर वैलिडिटी नहीं है। जब भी आप अपना पासपोर्ट वीजा कैटेगरी के लिए सबमिट करवाएं तो उसकी एक्सपायरी डेट को आपने लाजमी देखना। जिस डेट के लिए आप वीजा अप्लाई करें उसके कम से कम 3 to 6 मंथ ओल्ड जो है वो उसके बाद की आपकी एक्सपायरी डेट हो। फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो 2 साल का मास्टर है तो आपका पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जो है वो कम से कम 2.5 साल होनी चाहिए। ये एक बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल है। इसके अलावा अगर आप एडमिशन लेटर दिखा रहे हैं तो वो प्रॉपर वैलिड होना चाहिए। अगर आप कोई स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट में वहां से कोई इन्विटेशन दिखा रहे हैं किसी एम्प्लॉयर की तरफ से या किसी अपने फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, तो वो भी प्रॉपर उसके जो लोकल रेजिडेंट टाउन है वहां से उसकी इन्विटेशन आपके पास आनी चाहिए। तीसरी चीज जो पाकिस्तानी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, अपने पुअर क्वालिटी स्कैन्स को ले जाते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट गंदे से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हल्के पेपर के ऊपर होते हैं, फोटो कॉपीज बड़ी ब्लर होती हैं। तो वीजा
ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वहां पे एनक लगा के आपके गौर से आपके डॉक्यूमेंट्स देखे, इसलिए जैसे ही उन्हें डाउट फील होता है कि ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, आपका वीजा जो है वो रिफ्यूज कर दिया जाता है। कलर फॉर्म में अच्छे पेज पे उनकी कलर फोटोकॉपीज लेके जाएं। फोटोकॉपीज को अगर आप नोटराइज करवा लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छी ऑप्शन है, और वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की नोटराइज्ड कॉपीज होनी चाहिए। आपका प्रॉपर वीजा फॉर्म, हर कैटेगरी में आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आपका स्टडी गैप है तो उसको आपने प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस के साथ जस्टिफाई, और उस वर्क एक्सपीरियंस का आपको पता भी होना चाहिए। वहां पे वीजा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल कर रहा होता है और वो आपसे क्वेश्चन करता है कुछ एक वर्क एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने वर्क एक्सपीरियंस शो किया कि मैंने मैनेजमेंट पे काम किया किसी स्टोर पे, आपको स्टोर का नाम नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि स्टोर की लोकेशन क्या है, आपको ये नहीं पता कि उसका ऑनर क्या है, वहां पे कितने एम्प्लॉइज थे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में प्रॉपर, अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस शो करना है तो वो आपका जेन्युइन होना चाहिए। फोर्थ, जो बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी वीजा रिजेक्शन के हवाले से, वो है आपकी लेट एप्लीकेशन सबमिशन। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एक्चुअली हवा के घोड़े पे सवार हैं। हमारे ऑफिस भी आते हैं, कहते हैं सर जी मुझे बहुत जल्दी जाना है बाहर, मेरा फौरन से काम हो जाए, मुझे हार्डली 1 मंथ में बाहर भेज दें। यार आप लोग अजीब काम करते हैं। मतलब वो कोई भी दुनिया की इमिग्रेशन, उसने अपना एक प्रॉपर टाइम फ्रेम रखा हुआ है कि 3 to 4 मंथ उसको रिक्वायर है। अगर आप किसी भी कंट्री का स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं तो आपने अपना मैक्सिमम ये देखना है कि आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से कम से कम 2.5 से 3 माह पहले आपका वीजा अप्लाई होना चाहिए। इसी तरह अगर आप विजिट वीजा प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 माह पहले आपने एप्लीकेशन अपनी एम्बेसी के अंदर सबमिट करवानी है। अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आप 10 दिन पहले, 5 दिन पहले अपनी वीजा जो है वो सबमिशन कर रहे हैं, तो उस टाइम तक उनके पास इतनी ऑलरेडी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी होती हैं कि वो आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं करते और समझते हैं कि ये कोई जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, इसने कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, इसने यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो अप्लाई नहीं किया, इसने लेट एप्लीकेशन की है, इसने किसी फैसिलिटेटर को यूज किया है, तब भी आपकी वीजा रिजेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हर एम्बेसी को आपकी प्रोसेसिंग के लिए प्रॉपर 2 to 3 मंथ रिक्वायर्ड है, जिसमें उसने डिसीजन देना। ये आगे आपकी किस्मत है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस की एम्बेसी हार्डली 1 वीक के अंदर डिसीजन दे देती है। यूके में कुछ बच्चों का जस्ट 1 डे के बाद डिसीजन आ जाता है, और कुछ बच्चे 2 माह तक भी वेट करते हैं। सेम लाइक यूएसए, जिसमें जैसे ही आपको जो है वो इंटरव्यू देके घर आते हैं आपका वीजा आ जाता है, और कुछ लोग 6 माह भी वीजे का वेट करते हैं। अब जो 5वां सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और जिसपे सबसे ज्यादा रिजेक्शन होती है, वो है आपका वीक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इंटरव्यू को सीरियस तौर पे प्रिपेयर नहीं करते। आप अपने इंटरव्यू के लिए रट्टा लगाते हैं, आप डिपेंडेंट हैं कंसल्टेंट के ऊपर, आप डिपेंडेंट हैं किसी हेल्पर के ऊपर। देखें, आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं, आपको अपना बहुत क्लियर आपकी इंटेंशंस होनी चाहिए कि मैं ये डिग्री करने क्यों जा रहा हूँ, क्या ये पाकिस्तान में डिग्री नहीं हो रही, और अगर आप इसको बाहर से करेंगे तो उसका क्या डिफरेंस है। आपका स्टडी प्लान बहुत क्लियर होना चाहिए, आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर आपका स्टडी गैप नहीं है तो ये आपको एक जेन्युइन स्टूडेंट शो करता है कि आप एक कंटिन्यू स्टडीज के अंदर हैं और आप फर्दर आगे। पाकिस्तानी स्टूडेंट जब एम्बेसी के अंदर जाता है, उसको पहला जो लोग वहां पे काउंसलर उसको एज ए इमिग्रेंट समझते हैं। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जाएगा, ये वापस नहीं आएगा, ये वहां पे स्टडी छोड़ के डिफरेंट कामों में लग जाएगा, और ऐसा रियलिटी में होता है। तो आपका क्लियर स्टडी प्लान जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको पाकिस्तान वापस आने की आपकी होम कंट्री के साथ टाइज होनी चाहिए। आपने यहाँ पे कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, उसकी एडवांसमेंट के लिए आप कोई डिग्री करने जाते हैं, तो आपने ये काउंसलर को बताना है। अगर उनको ये पता चल जाए कि ये बंदा वापस आ रहा है तो आपको वीजा मिल जाएगा। लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट हो जाए कि ये बंदा सिर्फ बाहर जाना चाह रहा है और स्टूडेंट वीजा को या विजिट वीजा को जो है वो रूट यूज कर रहा है, तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। तो आपकी गुड जो है वो आपका मोटिवेशन लेटर, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपकी वापसी का उनको कंफर्म करना है आपने कि मैं वापस आ जाऊंगा। नंबर 6 पे जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो वीक फाइनेंशियल और जो है फेक डॉक्यूमेंट्स को जो है वो प्रेजेंट करते हैं। देखें, फेक डॉक्यूमेंट जब आप किसी भी एम्बेसी में प्रेजेंट करेंगे, अगर उनको इस चीज का कंफर्म हो गया तो ना सिर्फ आप पे बैन लगेगा, बल्कि आपकी जो है वो फाइल नेक्स्ट भी किसी कंट्री का वीजा लेने के काबिल नहीं रहती। फेक डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हिस्ट्री में किस तरह प्रोवाइड करते हैं? फेक बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। जब एम्बेसी उस अकाउंट को वेरीफाई करती है तो बैंक के अंदर उसके अकाउंट की कोई मौजूदगी नहीं होती। फेक वर्क एक्सपीरियंस, स्टूडेंट जो है वो फेक वर्क एक्सपीरियंस जिसमें नंबर ऐसे दिए होते हैं जो चल नहीं रहा होता, बिजनेस को एड्रेस ऐसा दे देते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, तब भी आपकी वीजा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा अपने जेन्युइन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो है वो एम्बेसी को प्रेजेंट करने चाहिए। अगर बैंक स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो प्रॉपर वेरीफाइड हो बैंक मैनेजर से, और जो है वो बैंक से प्रॉपर ऑफिशियल स्टैम्प्स जो है वो उसके ऊपर होनी चाहिए। 7वां पॉइंट आपके वीक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। रॉन्ग आपने जो है वो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस लगा दी, वो एम्बेसी
एम्बेसीज के पैनल के ऊपर वो कंपनी नहीं है, आपकी कवरेज पूरी नहीं है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की। आपको चाहिए कि अगर आप शेंजन जोन के अंदर जा रहे हैं तो आपको कम से कम 30,000 यूरो की आपकी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज होनी चाहिए, और आपकी अकोमोडेशन की कंफर्मेशन नहीं है, आपने प्रॉपर जो है वो टिकट की रिजर्वेशन उनको शो नहीं करवाई। तो जितना आप अपने वीजा डॉक्यूमेंट से, वीजा फाइल से जान छुड़वाते हैं, उतनी जल्दी ही एम्बेसडर जो है वो काउंसलर आपका वीजा रिजेक्ट करता है। अगर आप एक तरतीब से अकॉर्डिंग टू एम्बेसी चेकलिस्ट, अकॉर्डिंग टू एम्बेसी उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपनी फाइल को प्रॉपर मैनेज करें, उस तरतीब में डॉक्यूमेंट्स को रखें, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ना प्रोवाइड करें। अगर वहां पे एफआरसी की रिक्वायरमेंट है तो प्रोवाइड करें, अगर वहां पे मेडिकल की रिक्वायरमेंट है तो प्रोवाइड करें, अगर नहीं मांगा हुआ तो आपको एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट वहां पे जाते हैं एम्बेसी में, बाकी लोगों को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आपने मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाया, आपने जो है वो एफआरसी नहीं लगाया, आपने एमआरसी नहीं लगाया, आपने अपना पोलियो सर्टिफिकेट नहीं लगाया। तो जो आपसे डॉक्यूमेंट उस एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। वो समझते हैं, काउंसलर ये समझता है कि इस बंदे को पता नहीं है, ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो है वो किसी के कहने पे इसने लगाया है। तो ये सारी चीजें जब आप कवर कर लेंगे तब आपका जो है वो स्टडी वीजा अप्रूव हो जाएगा। और अगर आप प्रॉपर अपनी वीजा फाइल प्रेपरेशन करवाना चाहते हैं या स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पे राब्ता करें, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई बैक करेगी। थैंक यू सो मच।